नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और दिन भर खबरों में क्या कुछ खास रहेगा बताएंगे आपको, लेकिन आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती में भारतीय समुदाय की भूमिका बताई अहम। कहा 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर कर रहा है काम। ये भारत कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में लिया। यूपी, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ भागों में आज तेज बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का लगाया आरोप। जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। और फ्रांस पहुंचा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से दी मात। एम्बापे और डेम्बेले ने किए गोल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का आज हालांकि अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी का दौरा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर बसे भारतीय जब अपने देश और उसका गौरव बढ़ाने वाले अपने लोकप्रिय नेता के नाम पर एक स्वर में उमड़ पड़े, जब एक स्टेडियम केवल लोगों से नहीं बल्कि गर्व, अपनत्व और विश्वास से भर जाए, तब वह महज एक सामुदायिक कार्यक्रम नहीं रहता बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का उत्सव बन जाता है। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत की विकास गाथा का सहभागी बताया और नए भारत के सामर्थ्य, संकल्प और संभावनाओं का विश्वास दुनिया के सामने रखा। भारतीय समुदाय के जोश से लबरेज माहौल, हजारों लोगों के उत्साह और उल्लास से भरा मेलबर्न का मार्वल स्टेडियम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताया। Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvelous Melbourne. As a true friend of Australia and a very dear friend of mine, it is an honour to host you this evening. And I also welcome each and every one of you out there in the stands. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों की ऊंचाई में सबसे बड़ी भूमिका यहां बसे भारतीय समुदाय की बताई। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विकास में उनके योगदान को सराहा। बीते 12 वर्ष में भारत के विकास की अभूतपूर्व गति का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत में चिप से लेकर शिप तक विनिर्माण का नया इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म की क्षमता दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
पीएम ने शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग की चर्चा की। व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देश मिलकर जो कदम उठाते हैं वो दोनों देशों के लिए शुभ होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। पीएम ने कहा कि आर्थिक विकास से अंतरिक्ष तक भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 5G का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि आज देश के 99% जिले इससे कवर हो चुके हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर। पीएम ने कहा कि 12 वर्षों में 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो चुका है। हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, भारत में सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए, भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। पीएम ने कहा कि नागरिक देवो भव आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। पीएम ने वो कदम गिनाए जिन्होंने नागरिकों का जीवन आसान बनाया है। पीएम ने कहा कि भारत के बढ़ते सामर्थ्य का लाभ पूरी मानवता को होता है, इसीलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कभी क्रिकेट ने दिलों को जोड़ा, आज रणनीतिक साझेदारी भविष्य को जोड़ती हुई नजर आ रही है। दो जीवंत लोकतंत्र, साझा मूल्य, साझा विश्वास और हिंद प्रशांत में शांति का साझा संकल्प। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समकक्ष प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों, विशेष तौर पर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर समझौते की घोषणा की। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने की बात कही गई है। रक्षा से लेकर व्यापार, ऊर्जा से लेकर प्रौद्योगिकी तक सहयोग का दायरा लगातार विस्तृत होता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नर हाउस में औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और विक्टोरिया की गवर्नर के साथ शिष्टाचार द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों, बढ़ते विश्वास और ऊर्जा, रक्षा, क्षेत्रीय व वैश्विक मंचों पर बढ़ते सहयोग को लेकर तीसरी वार्षिक शिखर बैठक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर महत्वाकांक्षी भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सीका को जल्द ही अंतिम रूप देने की सहमति जताई। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है।
अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। दोनों देशों ने अहम पहल करते हुए सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग, ऊर्जा संबंधों पर समझौते की घोषणा की, जिससे भारत को असैन्य न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. आतंकवाद को लेकर दोनों देशों का रुख साझा रहा। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई साझा है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा, स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन को लेकर संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प भी दोहराया। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों, नियम आधारित व्यवस्था को मजबूती देने, व्यापार निवेश के लिए नए अवसर खोलने वाला है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों के साझा दृष्टिकोण से वैश्विक प्रगति को गति मिलना भी तय है। मेलबर्न से सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी लगातार गहरे हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोनों तरफ से व्यापार में 55% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दोनों नेताओं ने सीका को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। During the course of the day, in the various interactions that took place, the warmth and personal connection that has been forged between Prime Minister Modi and Prime Minister Albanese was very much in evidence. The relationship between India and Australia is a dynamic and fast-growing one, and we are now into the 6th year of our comprehensive strategic partnership, and it's a partnership that has consistently deepened across the multiple sectors of trade, defense, energy, education, technology, and of course at the very foundation, people-to-people relations. एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बीते 1.5 दशक में दोनों देशों के रिश्तों ने लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान अब दोनों देशों ने भारत को शांतिपूर्ण असैन्य परमाणु उपयोग के लिए यूरेनियम निर्यात की व्यवस्था को ऑपरेशनल कर दिया है। ये भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी और असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दरअसल साल 2010 तक ऑस्ट्रेलिया की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। वे केवल उन देशों को यूरेनियम बेचता था जो परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के सदस्य थे। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए उस समय ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम निर्यात करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि इस बदलाव की नींव साल 2008 में ही पड़ गई थी, जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी ने भारत को विशेष छूट दी। इस ऐतिहासिक छूट के बाद भारत के लिए एनपीटी का सदस्य नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार का रास्ता खुल गया। लेकिन एनएसजी की छूट के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत अपनी नीति नहीं बदली। साल 2010 में भी ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसकी घरेलू नीति के तहत यूरेनियम का अगर निर्यात केवल एनपीटी सदस्य देशों को ही किया जा सकता था। बड़ा बदलाव साल 2011 में आया, जब ऑस्ट्रेलिया की तत्कालीन लेबर सरकार ने भारत को यूरेनियम निर्यात पर लगी रोक हटाने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे भारत का जिम्मेदार परमाणु रिकॉर्ड, असैन्य और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों का पृथक्करण और असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के महत्वपूर्ण आधार बने। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और साल 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के निर्यात के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया। हालांकि इसे पूरी तरह लागू करने के लिए कई प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना जरूरी था, जिसमें कई साल लगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण असैन्य उपयोग के लिए भारत को यूरेनियम निर्यात करने की व्यवस्था को ऑपरेशनल कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल केवल भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किया जाएगा और ये सहमत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों और निगरानी व्यवस्था के दायरे में रहेगा। इस फैसले का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। वहीं भारत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने, स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए विश्वसनीय यूरेनियम आपूर्ति भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यानी जिस ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया था, वही ऑस्ट्रेलिया भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता खोल चुका है। ये सिर्फ ऊर्जा सहयोग की कहानी नहीं है, बल्कि बीते 1.5 दशक में भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में आए बड़े रणनीतिक बदलाव की भी कहानी है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे में कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं और 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के न्यूजीलैंड दौरे से क्या संभावनाएं हैं, इस अहम विषय पर न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त मुआनपुई साइपोई से खास बात की हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं। क्या कुछ खास रहेगा प्रधानमंत्री के दौरे में, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त मुआनपुई साइओई जी, मैम बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर साइओई, पहला सवाल आपसे यही है कि 40 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है, कितना खास है ये दौरा? न्यूजीलैंड की दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह दौरा बहुत ऐतिहासिक है और पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत का दौरा किया था। इस निरंतरता में ही यह दौरा हो रहा है और कई प्रमुख निर्माणों में उम्मीद कर रही हूँ, जैसे कि व्यापार और संस्कृति सहयोग, देन सामुद्रिक सहयोग और पर्यटन और फल उत्पादन। मैम, अगर हम बात करें बीते 2 वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है। बायलैटरल ट्रेड में तो बहुत ऑलमोस्ट 49% का इंक्रीज हुआ है। एफटीए हमको कैसे मदद करेगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बिजनेस को बढ़ाने में? I was very fortunate to attend the signing of the free trade agreement in April this year, and I believe that the free trade agreement is a great opportunity for our two countries to work together. We have complementary economies. The New Zealand side is very strong in their primary industries. They are very strong in horticulture, in dairy, in agriculture. And our side, we have scale and we have the manpower.
And as you know, we have done a lot of good joint ventures with other countries around the world. And there is also this opportunity for investment by New Zealand businesses in India. And so I believe that if we work together, we can co-partner, we can co-create, and then we can have innovations which are good for both countries, and then we can sell to further markets as well. FTA में हमने मोबिलिटी को लेकर स्पेशल प्रोविजंस की बात की है, और अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो लगभग 3 लाख भारतीय लोग यहाँ रहते हैं, जो कि रफली 5-6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड के हैं। कैसे ये फर्दर मदद करेगा उन प्रोफेशनल्स को, जो इंडियन प्रोफेशनल्स को, जो यहाँ पे रोज़गार के लिए आना चाहते हैं? हमारे भारतीय समुदाय यहाँ के जीवंत सेतु हैं. So they are working so hard on nurturing the good relations that we already have. And according to the free trade agreement, there is some component of mobility, because there are some jobs, some sectors where there are not enough human resources. So there is provision for mobility of skilled in certain sectors. And also students can have work visas as well up to certain months. And I believe that this will also strengthen the Indian diaspora, and there will be opportunities in the future. See, an FTA does not mean that it's a migration agreement. I just want to make that distinction. But with this kind of partnership, there will create more opportunities for us. डायस्पोरा की बात हो रही है मैम, तो डायस्पोरा भी बहुत एक्साइटेड है। हाँ। किस प्रकार से वो वेलकम करने के कुछ प्रोग्राम्स तय किए गए हैं, कैसे पीएम का वेलकम होने वाला है यहाँ पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि they are so excited to receive प्रधानमंत्री जी, and they have organized an event called Kia Ora Modi, which is like Namaste Modi but in Maori language. And they have volunteered, they have put together their talents, and we are organizing this thing. Our Honorable Prime Minister will be addressing them. इंडिया न्यूजीलैंड के रिलेशंस की बात होती है तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी काफ़ी नज़र आती है, और एक बहुत लंबा एक रास्ता हमने देखा कि 100 साल का एक पूरा सेलिब्रेशन 2026 को हम लोग मना रहे हैं। क्या और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता से मुलाकात की है। वो तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, और इसके साथ साथ यहाँ एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं ये मुलाकात आज अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का। और इस दौरान हमने देखा किस तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं एंगस टेलर, उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश किस तरीके से आपसी सहयोग जो है उसको बढ़ाते हुए नजर आए इस यात्रा के दौरान, और दोनों देशों की एक साझा प्रतिबद्धता भी हमने यहाँ पर देखी। और इसी कड़ी में यहाँ में जो विपक्ष के नेता हैं ऑस्ट्रेलिया में एंगस टेलर, उनसे प्रधानमंत्री की ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरीके से हम भारत की स्वीकार्यता की बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से इसे जोड़कर देखा जाए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता टेलर से बातचीत करते हुए, दोनों के बीच एक अहम मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज अंतिम दिन यहाँ पर, और इस लगभग अंतिम पड़ाव की भी अगर बात की जाए तो ये मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंगस टेलर के साथ। और उसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम का भी रहेगा, लेकिन उससे पूर्व ये एक अहम मुलाकात यहाँ पर हुई ऑस्ट्रेलिया के जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम देख रहे हैं कैसे दोनों देश जो हैं वो आपसी सहयोग को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। एकता के तहत हमने देखा था कैसे जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगभग दोगुना हुआ था। सीका को अपनाने की दिशा में हम कैसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या हमने कल देखा था दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। और इस बीच आज ये एक महत्वपूर्ण मुलाकात फ़िलहाल हम देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो विपक्ष के नेता हैं एंगस टेलर,
उनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और दोनों नेताओं के बीच एक अहम बातचीत भी यहाँ हमें देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया से आज न्यूजीलैंड के लिए भी प्रधानमंत्री रवाना होंगे और आज अंतिम दिन उनके ऑस्ट्रेलियाई दौरे का। इससे पहले कल हमने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और साथ ही जो अगर बात की जाए भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में का संबोधन हमने देखा। और अब ये ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता हैं एंगस टेलर, उनके साथ प्रधानमंत्री की जो बातचीत है वो हमने यहाँ पर देखी। इसके साथ जैसा हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से आज न्यूजीलैंड के लिए भी रवाना होंगे और न्यूजीलैंड में भी जो भारतवंशी हैं उनमें एक उत्साह का माहौल है क्योंकि प्रधानमंत्री का वहाँ आगमन होने वाला है। प्रधानमंत्री के ऑकलैंड दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में किस तरह का उत्साह है, इस पर बात की हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलैंड आने वाले हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 साल के बाद न्यूजीलैंड यात्रा होने वाली है, जिस यात्रा को लेकर न्यूजीलैंड की सरकार ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय वंशी जो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में रहते हैं वो भी बहुत उत्साहित है। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड आई विल बी मीटिंग हिम फर्स्ट टाइम, सीइंग हिम फर्स्ट टाइम इन न्यूजीलैंड। यहाँ पे तो उत्सव का माहौल है, हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। बड़े दिल से बड़े प्यार से मोदी जी आप आ रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वेलकम मोदी जी, आपका न्यूजीलैंड में स्वागत है और हमारे दोनों देश के संबंध और ज़्यादा अच्छे बने। मोदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सी कंट्री न्यूजीलैंड में। हम चाहते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के टाइज और ज़्यादा मजबूत हो जाए। To have Prime Minister like Narendra Modi come to our country is such a privilege and such an honour and I'm very excited. छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब लोग एक्साइटेड हैं पीएम के विजिट से। न्यूजीलैंड के सभी भारतवासी आप मोदी जी का बहुत आंख बिछा करके स्वागत में तत्पर है और आप आए और हमारे इस ऊर्जा को चार चांद लगा दें। मेरी मातृभूमि के सबसे बड़े नेता मेरी कर्म भूमि में पधार रहे हैं, दिल से स्वागत है। मोदी जी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो वो आ रहे हैं 40 साल के बाद, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम लोग यहाँ पे इतने एक्साइटमेंट के वो आएंगे और यहाँ पे जो इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लास्ट ईयर साइन हुआ है, that will be giving us a lot of opportunity between both the countries. अभी आप अगर पूछेंगे how is the जोश, it's very high. अभी FTA का जो agreement हुआ है, this is only a beginning of what both the countries can do together, work together and grow together. सभी लोग बहुत उत्साहित हैं उनके आने को लेकर और इतना बड़ा कद्दावर नेता यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब भारतवर्ष से कोई हमारा नेता जो हमें यहाँ पर गौरव महसूस कराते हैं, ऐसे मोदी जी आ रहे हैं, तो शास्त्रों में जो नेता के गुण बताए हैं तो ये सभी गुण परमादरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के में सभी गुण उसमें दिखते हैं हमें। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले एक्साइटमेंट साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी जयशंकर और के राणा के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर न्यूजीलैंड में हमने देखा किस तरह का उत्साह है भारतवंशियों में, लेकिन न्यूजीलैंड में मौजूद भारतीय मूल के बिजनेस प्रतिनिधियों यानी बिजनेस कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि भारत न्यूजीलैंड FTA जैसे कदमों से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं और ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चाएं बहुत जोरों पे हैं। हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ न्यूजीलैंड में जो कि बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और भारत और न्यूजीलैंड के बीच के जो व्यापार का जो रिश्ता है उसमें सेतु का काम करते हैं। ये नया दौरा है, जितने भी लास्ट 20-30 साल में जो भी कुछ हुआ है अब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे क्योंकि नई टेरिटरी खुली है इंडिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी। और आजकल जो चल रहा है दुनिया में माहौल, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड दैट बोथ नेशंस हैव कम टुगेदर। एजुकेशन और इमिग्रेशन का जो वर्क है वो अभी भी 1 बिलियन से ऊपर है, वो डबल होने का आसार है अगले 5 साल के अंदर, तो वो सबसे आगे रहेगा। उसके बाद जो आपका वाइन इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री है, उनका जब ट्रेड का जो अपना एक्सपोर्ट लेवीज है वो कम हो रही है, उसमें ज़्यादा आगे आप देखोगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्री और एजुकेशन में ज़्यादा काम किया जाएगा अगले 5 सालों के अंदर। जो न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को और जो स्किल उधर से इधर ला सकता है, तो दोनों देश के लिए मुझे लग रहा काफ़ी बढ़िया रहेगा। इंडिया बीइंग ए टेक्नोलॉजी हब, अदरवाइज
other way we're looking at technology to come here. So there's a lot of potential even for Bollywood to do shooting in this part of the world. दोनों देशों में बहुत अच्छा हम देख रहे हैं प्रोग्रेस होगा, टूरिज्म बढ़ेगी और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है। एफटीए के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया की तरफ से, और एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो टू वे ट्रेड बहुत ही होने वाली है। हम नियरली 9% GDP करते हैं और वो इक्विवेलेंट होता है 2,20,000 जॉब्स फुल टाइम न्यूजीलैंड इकोनॉमी में हम करते हैं। तो न्यूजीलैंड की जीडीपी में 9% कंट्रीब्यूशन है इंडियन किवीज का, आप ये कह रहे हैं? यस, 8.6% GDP कंट्रीब्यूशन ऑफ कीवी इंडियंस इन न्यूजीलैंड। और यहाँ पे पॉपुलेशन है खाली 5% इंडियंस की, 3 लाख। तो करीबन 5% भारतीय है जो कि यहाँ की आबादी का हिस्सा है। टोटल आबादी में 5% भारतीय, लेकिन टोटल जीडीपी में लगभग 9% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। तो निश्चित तौर से तमाम भारतीय जो व्यापारिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में। कैमरा सहयोगी जयशंकर के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीटी न्यूज के लिए। तो बिजनेस कम्युनिटी का क्या कुछ मानना है ये आपने देखा है, और साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के व्यापारिक रिश्तों में बीते 2 साल में हुए तेजी की अगर बात की जाए, दोनों देशों के बीच हुए एफटीए ने व्यापार, निवेश और मोबिलिटी की संभावनाएं और बढ़ा दी हैं। एफटीए के बाद कौन सी नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने खास बातचीत की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बिजनेस विभाग के प्रोफेसर राहुल सेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं और भारत और न्यूजीलैंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीते कुछ वर्षों में दोनों ही देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी और साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। हमारे साथ में डॉक्टर राहुल सेन जी मौजूद हैं जो कि ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में सीनियर लेक्चरर हैं और बीते लगभग 2 दशक से यहीं न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री के इस दौरे जो कि लगभग 40 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के तरीके से हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं, इसमें कितनी पोटेंशियल नज़र आता है जब हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस दौरे से? बीते कुछ सालों में जो पूरे विश्व में हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रही हैं और छोटे देशों को सोचना पड़ रहा है कि और देशों के साथ अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें, अपने रिस्क्स को डाइवर्सिफाई करें, तो उसी हिसाब से न्यूजीलैंड में भी ये सोच रही है कोविड के बाद कि किसी एक कंट्री के ऊपर शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया हुआ था, तो उनको अपने रिस्क्स को जो है डाइवर्सिफाई करनी चाहिए और पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर करनी चाहिए। और ख़ास करके न्यूजीलैंड में जो गवर्नमेंट अभी की जो गवर्नमेंट आई है लक्सन जी की, उन्होंने पहले से ही ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर उन्होंने ये वो लिया था कि इंडिया के साथ हम लोगों को अपने पार्टनरशिप बढ़ानी है, बिकॉज क्लियरली उनको दिख रहा था कि इंडिया की क्या पोटेंशियल है जो इसके पहले समहाउ न्यूजीलैंड का पिछले गवर्नमेंट या इवन बिजनेसेस ने उतनी देखी नहीं थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे दोनों ने सहमति बनाई और सबसे कम समय में निगोशिएट करके अगर किसी का इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो वो न्यूजीलैंड है। कैसे भारत के लिए ये आने वाले वक्त में जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कितना मददगार साबित होगा इन टर्म्स ऑफ अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें और अगर हम मोबिलिटी की बात करें? ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप मैं कहूँगा, एफटीए ना कह के। और इसका रीज़न ये है कि ना सिर्फ इससे ट्रेड तो बढ़ेगा ही, जो प्रोडक्ट्स का ट्रेड है या सर्विसेज का ट्रेड है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है जिससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है, खास करके जो एग्रीटेक पार्टनरशिप्स हैं और जो कि ऑलरेडी शुरू हो गया है। जैसे अगर आप न्यूजीलैंड बायो इकोनॉमी साइंस इंस्टीट्यूट का देखें तो वो कीवी फ्रूट एक्शन प्लान की जो बात हुई है एज पार्ट ऑफ द एफटीए, तो एफटीए साइन होने के पहले ही शुरू हो गई है। तो उन्होंने नागालैंड में, अरुणाचल में, हिमाचल में, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी फार्मर्स को जाके वो आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह से यील्ड बढ़ाई जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए एग्रीकल्चर की। तो ट्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इनोवेशन हुआ एंड पीपल मोबिलिटी जो आप कह रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर यहाँ के जैसे डॉक्टर्स हुए या इंजीनियर्स हुए या टीचर्स हुए, आईटी प्रोफेशनल्स हुए, वो यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो एक OECD कंट्री की एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को वो इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, कहीं और यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन सर्विसेज और ऑफ कोर्स स्टूडेंट मोबिलिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट मोबिलिटी के हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ इस एफटीए में इन्होंने खास करके जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है। और
करेक्टली सो, बिकॉज जो साइंस टेक्नोलॉजी से पढ़ के आएंगे उनकी स्किल्स यहाँ ज़रूरत है। तो उस हिसाब से जो लोग यहाँ पे खास करके जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए आएंगे उनके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी फायदेमंद होगा। बीते कुछ सालों में या कहा जाए बीते एक डिकेड में इंडिया ने तमाम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे दुनिया भर के साथ में अपना राब्ता कायम किया। आपको लगता है कि उस नज़रिए से भी भारत के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं? न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो ये डेफिनेटली उस विजन के अंदर आता है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया की जो महासागर विजन है उसमें डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत डेफिनेटली न्यूजीलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर है। उसी तरह से इस FTA को मेरे ख्याल से इंडिया ने ये नज़रिए से भी देखा है कि इंडियन कंपनीज न्यूजीलैंड में आके यहाँ से जो पैसिफिक मार्केट्स हैं उनको भी एक्सेस करें। तो ये एक पूरा ब्रॉडर इंडो पैसिफिक ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कहूँगा, उसी के हिसाब से ये FTA जो है ये काइंड ऑफ बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो राहुल जी लगातार एक इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से भारत और न्यूजीलैंड के जो आपसी व्यापारिक संबंध उसको करीबी से समझते हैं और उनका ये मानना है कि ये जो पूरा समझौता है और दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं नए आने वाले वक्त में एक नया मुकाम हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से इसमें एक बड़ा बूस्ट अप देखने को मिलेगा। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, एक देश एक चुनाव कानून के प्रस्ताव पर मंथन कर रही संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक बातचीत करेगी। अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों से राय लेने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत समिति गोवा के दौरे पर है। सांसद PP चौधरी की अध्यक्षता वाली ये समिति अपने 2 दिन के दौरे के दौरान समिति राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका, गोवा विधानसभा के सदस्यों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दलों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, मीडिया संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी। समिति के देशव्यापी संपर्क कार्यक्रम के तहत मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, बेंगलुरु और गांधीनगर में भी ऐसी ही बातचीत पहले ही हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए देश की सीमा सुरक्षा को अभेद बनाने का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा पर आधारित भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में दुनिया की सबसे आधुनिक व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि सरकार सीमा रक्षक बलों, राज्य और जिला प्रशासन तथा स्थानीय नागरिकों को जोड़कर मजबूत चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार कर रही है। गृहमंत्री ने कहा कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और घुसपैठ रोकने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जा रहा है। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव का मूल कारण घुसपैठ को बताया। अमित शाह ने कहा कि सरकार 31,000 करोड़ रुपए की लागत से 1610 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी कर रही है। उन्होंने अगले 3 वर्षों में नारकोटिक्स की समस्या को गंभीर क्षति पहुंचाकर उस पर विजय पाने का भरोसा जताया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रॉक्सी वॉर, घुसपैठ, कट्टरपंथ, ड्रोन तस्करी, साइबर और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत और सजग समाज से ही देश सुरक्षित हो सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 फ्यूल लाने की योजना बना रही है, जो E20 पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर लगभग 20 रुपये सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में किया जा सकेगा जिन्हें खास तौर पर इस फ्यूल के लिए बनाया गया है। एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इस प्रस्तावित कदम का मकसद ग्राहकों को आर्थिक राहत देना और साथ ही सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने बायोफ्यूल से जुड़ी व्यापक नीति का बचाव भी किया और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से इंजन खराब होने और गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ने जैसी चिंताओं को खारिज कर दिया। भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCC तेजी से विस्तार कर देश की आर्थिक और तकनीकी क्षमता को नई दिशा दे रहे हैं। बैंक ऑफिस सपोर्ट से आगे बढ़कर अब ये केंद्र रिसर्च, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे उच्च स्तरीय क्षेत्रों में वैश्विक रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री GCC समिट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का GCC इकोसिस्टम अब विस्तार के दौर से आगे बढ़कर वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। In my interactions with investors and business leaders from across the world, and recently, only a couple of days ago, in France,
I increasingly find that many of them are either operating GCCs in India or actively exploring opportunities to establish one. Their experiences reinforce the confidence that our talent base, innovation capabilities, and policy environment continue to make India an attractive long-term partner. जीसीसी विस्तार के अगले चरण में फोकस महानगरों से हटकर टियर 2 और टियर 3 शहरों पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर अलग अलग इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने चंडीगढ़, वाराणसी, विशाखापट्टनम, तिरुचिरापल्ली और मैसूर जैसे शहरों का जिक्र किया। The next phase of our GCC story cannot remain confined to a few handful metropolitan cities. If the first 2,000 GCCs were concentrated in metropolitan centers, the next wave of India's GCC growth will geographically far more be diverse. The geography of global value creation itself is changing. So tomorrow's breakthrough in artificial intelligence, engineering design or product development could emerge readily from Chandigarh or Varanasi, Visakhapatnam, Tiruchi or Mysore. और आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सियासत में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 3 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। टीएमसी में रहे तीनों नेताओं सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता हासिल की। बाद में भाजपा ने तीनों को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। तो टीएमसी से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, हमने देखा ना सिर्फ इसमें इसी कड़ी में सुष्मिता देव की भी अगर बात की जाए, समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थामा और साथ ही प्रकाश बराइक ने भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से ग्रहण की। लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी ने सत्ता को मजाक बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश विकास की राह पर बढ़ रहा था तब पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर था। जो राजनीति इतना दिन पश्चिम बंगाल में चला, केंद्र के साथ सहयोग की जगह पर एक संघर्ष अपना लिया, तो हमारा सारे जो डेवलपमेंट था वो ठप पड़ गया था। तो ऐसे ही माहौल पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के भारत की राज्यसभा की 3 सांसद पहले ही तृणमूल कांग्रेस से या संसद पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज आनुষ্ঠাनिक रूप में वो तीनों सुखेंदु शेखर राय, श्रीमती सुष्मिता देव, प्रकाश बराइक वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चला पिछले 15 साल में, जहां सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी को इस विकसित भारत की कर्म सूची को अपनाया, उस समय भी हम छोड़ी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे थे, रेपिस्ट लोगों को हम मदद दे रहे थे। तीनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जबकि इसे टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच बंगला फिल्मों के बड़े एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी के साथ ही टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से जो ये मुलाकात की है और साथ ही यूसुफ पठान, इस मुलाकात के भी कई मायने यहाँ देखे जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो मुलाकात हुई है।
हालांकि इस बैठक में क्या बातचीत हुई इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इन घटनाक्रमों से राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में और भी बदलाव नजर आए। और बात करते हैं पंजाब की, जहां पर पंजाब कांग्रेस में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक भूपेश बघेल के पंजाब दौरे पर आज आखिरी दिन है। इस दौरे के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी भूपेश बघेल से दूरी बनाए हुए नजर आए। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि दौरे के अंतिम दिन चन्नी गुट के नेता भूपेश बघेल से मुलाकात कर अपना पक्ष रख सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को चन्नी गुट ने भावी रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक के बाद विधायक राणा गुरजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि अब तक भूपेश बघेल से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वे जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। वहीं पार्टी में मचे इस बवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। दूसरी ओर चन्नी खेमे के करीबी और विधायक प्रगट सिंह का कहना है कि पार्टी हाईकमान पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और वे बघेल के समक्ष अपनी सभी बातें विस्तार से रखेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मानसून की। भारत के अधिकतर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आज 18 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, महाराष्ट्र और केरलम का नाम शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी आज भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खबर गुजरात से, जहां उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुरुवार देर रात सूरत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जमीनी हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ में प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, घरों का निरीक्षण किया और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन भी किया। इस दौरान उनके साथ सूरत पुलिस कमिश्नर, नगर निगम की टीम, विधायक, मेयर और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बदलते जलवायु परिदृश्य और बढ़ती पानी की चुनौती के बीच देश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय का जल शक्ति अभियान कैच द रेन अब केवल वर्षा जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि जन भागीदारी, स्थानीय नवाचार और सामुदायिक सहयोग का मजबूत अभियान बन चुका है। इस अभियान के जरिए गांव-गांव में पानी बचाने की सोच को व्यवहार में बदला जा रहा है। किस तरीके से अब तक बदलाव आया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जल संरक्षण की दिशा में मिशन मोड पर काम करने के उद्देश्य से साल 2019 में जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ जहां बारिश हो वहां बारिश का पानी बचाएं संदेश के साथ किया। वहीं 2025 में अभियान को जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर थीम के साथ आगे बढ़ाया गया, जिसमें जल संरक्षण के हर प्रयास को जन भागीदारी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है जन भागीदारी। जल संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदायों की पहचान, योजना, निर्माण और रखरखाव तक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मनरेगा, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कैंपा फंड और वित्त आयोग जैसी विभिन्न योजनाओं के संसाधनों को एक साथ जोड़कर वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के काम तेजी से किए जा रहे हैं। अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर इससे जोड़ा जा रहा है। जल संरक्षण, स्वच्छता और स्वच्छ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सरकार आह्वान कर रही है कि हर घर, सोसाइटी और कार्यस्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, सही स्थान चुनकर रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं और भूमिगत बोरवेलों की मरम्मत कर ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ाएं। बावड़ियों, कुओं और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करें और उन्हें उपयोग योग्य बनाएं। मॉनसून के पानी को अधिक से अधिक बचाएं और तालाब व जलाशयों की सफाई करके उनकी पानी रखने की क्षमता बढ़ाएं। इसके साथ साथ जल स्रोतों के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और ग्रीन कवर बढ़ाएं। जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्यों के सफल मॉडल को भी देश भर में साझा किया जा रहा है। 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत से शुरू हुई जल संचय जन भागीदारी पहल कम लागत वाले वर्षा जल संचयन ढांचों के निर्माण को नई गति दे रही है। इस पहल में कम्युनिटी, CSR और
कॉस्ट यानी 3C सिद्धांत के आधार पर समाज, उद्योग और स्थानीय संसाधनों को एक साथ जोड़कर भूजल पुनर्भरण के कार्य किए जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार कई सफल मॉडल भी सामने आए हैं। गुजरात का कर्मभूमि से मातृभूमि मॉडल, गिरगंगा ट्रस्ट की सामुदायिक पहल, महाराष्ट्र का जल तारा मॉडल, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का 5% मॉडल और गुजरात के बनासकांठा में CSR आधारित भूजल पुनर्भरण अभियान आज दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। इन मॉडल्स ने साबित किया है कि स्थानीय समाधान ही जल संकट से निपटने का सबसे प्रभावी रास्ता है। आज जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह गया है। पंचायतें, स्वयं सहायता समूह, युवा, छात्र, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक मिलकर पानी बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जागरूकता अभियान, सामुदायिक बैठकें और व्यवहार परिवर्तन के प्रयासों के जरिए देश में जल संरक्षण को एक स्थायी जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। हर बूंद बचाने का यही संकल्प आने वाले समय में जल सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मत्स्य किसानों, मछुआरों और उद्यमियों के योगदान को सम्मान देने के लिए देश भर में हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है। कैसे ये क्षेत्र सरकारी योजनाओं, डिजिटल पहलों और तकनीकी नवाचार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मत्स्य किसानों, उद्यमियों और मछुआरों के योगदान को सम्मान देने के साथ ही मत्स्य संसाधनों के सतत प्रबंधन पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जुलाई को देश में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर KH अलीकुन्ही के योगदान के सम्मान और स्मरण में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को हाइपोफिजेशन तकनीक के जरिए भारतीय मेजर कॉर्प्स यानी कतला, रोहू और मृगल में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन का मार्गदर्शन किया था। इसी तकनीक के इस्तेमाल ने भारत में जलीय कृषि और मत्स्य उत्पादन की दिशा बदल दी और देश को खाद्य सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था की ओर मजबूत आधार दिया। भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान करता है। वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन के मुकाबले 2024-25 में देश का कुल मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन तक पहुंच गया है, जो 106% की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि में समुद्री खाद्य निर्यात भी बढ़कर 62,408 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया, जिसमें फ्रोजन झींगा प्रमुख निर्यात उत्पादन बना हुआ है। ये वृद्धि भारत की नीली अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को दर्शाती है। मत्स्य क्षेत्र का कृषि सकल मूल्य वर्धित GVA में योगदान लगभग 7.43% तक पहुंच गया है, जो इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ते उप क्षेत्रों में से एक बनाता है। इस क्षेत्र ने 2014-15 से अब तक लगभग 74.66 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं, जिससे ग्रामीण और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। सरकार ने इस क्षेत्र के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रमुख है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के माध्यम से मछुआरों का बीमा कवरेज और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे छोटे मछुआरों और मत्स्य पालकों को कार्यशील पूंजी आसानी से उपलब्ध हो रही है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत बंदरगाहों, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाइयों में बड़े निवेश किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 30 लाख से अधिक हितधारकों को डिजिटल पहचान और वित्तीय सेवाओं से जोड़ा गया है, जिससे पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा मिला है। सरकारी नीतियों, निवेश और डिजिटल सुधारों के कारण यह क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि ग्रामीण समृद्धि और नीली अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनता जा रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस इसी यात्रा को सम्मान देने और भविष्य की संभावनाओं को नई दिशा देने का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज।